नमस्कार। साहस के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखे जा सकते हैं, जैसे यूएस के रॉय बेनाविट्स, इटली के जुजिपे गैरिबाल्डी, जर्मनी की जुलियन कॉपके आदि के साहसी कार्यों की गूंज पूरे विश्व ने सुनी। आज इन्हीं में से एक साहसी व्यक्तित्व के रूप में हम इटली के जुजिपे गैरिबाल्डी के जीवन से आपको परिचित कराएंगे। तो ये कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया यूरोप महाद्वीप के नाम से डरती थी, क्योंकि यूरोप के कुछ लोग सारी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहते थे और ये लोग लगभग 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र कर पानी के रास्ते हमारे हिंदुस्तान में भी घुस आए थे। दूसरे देशों के साथ व्यापार का सपना दिखाकर इन ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के लोगों को भी अपना गुलाम बना लिया था और यही हाल दूसरे देशों का भी था। तो हमारी कहानी शुरू होती है ऐसे ही एक देश इटली से। उस समय इटली कई राज्यों में बटा हुआ था और इटली पर उसके पड़ोसी देश फ्रांस का राज चलता था। फ्रांसीसी राजा और शासक इटली को अपना गुलाम समझते थे। तो ऐसे गुलाम लोगों के बीच एक दिन फ्रांस के नाइस कस्बे में एक लड़के का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है जुजिपे गैरिबाल्डी। आप बच्चों की तरह ही गैरिबाल्डी ने भी मन लगाकर अपनी पढ़ाई की और बड़ा होकर अपने पिता के काम में हाथ बटाने के लिए उनके जहाज पर काम करने लगता है। क्योंकि अब गैरिबाल्डी समुद्र के रास्ते एक शहर से दूसरे शहर जाता था, तो इस बीच उसका मिलना इटली के कुछ देशभक्तों से होने लगा और उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक दिन ऐसे ही एक समुद्री यात्रा करते हुए गैरिबाल्डी का मिलना मैजनी से हुआ। मैजनी बहुत ही बहादुर व्यक्ति था। वो गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता था और हमेशा इटली की आज़ादी की बात किया करता था। तो फिर क्या होना था? अगर हमसे भी कोई ऐसे बात करता तो हम भी चुटकियों में उससे इम्प्रेस हो जाते। वैसा ही गैरिबाल्डी के साथ हुआ। गैरिबाल्डी के मन में अपने देश को आज़ाद कराने की ऐसी इच्छा जागी कि वह सब कुछ छोड़ के यंग इटली नाम के एक क्रांतिकारी ग्रुप से जुड़ गया। 1833 में गैरिबाल्डी ने मैजनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सबसे पहले लड़ने में एक्सपर्ट लोगों को अपने साथ मिलाकर एक छोटी सी आर्मी बनाना शुरू कर दिया। गैरिबाल्डी और मैजनी दोनों चाहते थे कि इटली आज़ाद हो जाए और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अब गैरिबाल्डी ने अपनी इस छोटी सी आर्मी के साथ मिलकर फ्रांसीसी सेना से लड़ाइयाँ लड़ना शुरू कर दिया। इस छोटी सी आर्मी में 300 स्वयंसेवक, 400 कॉलेज स्टूडेंट्स और 300 कुलीन लड़कों के साथ कई समृद्ध परिवारों के लोग शामिल थे। इन लड़ाइयों में गैरिबाल्डी अपनी छोटी सी आर्मी के साथ लगभग 8,000 फ्रांसीसी सोल्जर से लड़ रहा था। लड़ते लड़ते एक समय ऐसा भी आया जब गैरिबाल्डी को लगा कि अब तो वह हार जाएगा, क्योंकि उसके पास थोड़े से लोग थे और सामने बहुत बड़ी आर्मी। फिर भी गैरिबाल्डी की आर्मी साहस के दम पर लड़ती रही। गैरिबाल्डी और उसके 1,000 सोल्जर्स अपने से कई गुना बड़ी फ्रांसीसी सेना से पूरी ताकत से लड़े और आप मानोगे नहीं कि गैरिबाल्डी ने इस लड़ाई में 250 फ्रांसीसियों को बंदी भी बनाया। कमाल है ना? वैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद एक नॉर्मल आदमी 2-4 महीने आराम करता है, लेकिन गैरिबाल्डी चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि तभी 1 महीने के अंदर ही नेपल्स के बादशाह ने रोम पर हमला कर दिया। वही रोम जो इटली की राजधानी है, उस पर 20,000 सोल्जर्स की एक आर्मी ने हमला बोल दिया। इस हमले के बाद तो गैरिबाल्डी की रातों की नींद ही उड़ गई।
उसने अपनी आर्मी को फिर से इकट्ठा किया और एक छोटी सी टुकड़ी के साथ मिलकर युद्ध शुरू किया। इस युद्ध में इटली की जनता भी गैरीबाल्डी के साथ इस लड़ाई में लगातार 25 दिनों तक उन सैनिकों से लड़ती रही, क्योंकि गैरीबाल्डी अब उनका हीरो बन गया था और लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। उन सबके साथ मिलकर गैरीबाल्डी ने उन सैनिकों को मार भगाया। जनता के साथ से अब गैरीबाल्डी की ताकत दुगनी हो गई थी। इसलिए जब फिर से लड़ाई छिड़ी तो गैरीबाल्डी ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर इटली की आज़ादी के लिए सार्डिनिया के राजा चार्ल्स अल्बर्ट की सहायता भी की। लेकिन जब 1848 को चार्ल्स अल्बर्ट लड़ाई में पिंडमोंट सार्डिनिया का राज्य हार गए तो मजबूर होकर चार्ल्स अल्बर्ट ने लड़ाई रोककर समझौता कर लिया, जो कि गैरीबाल्डी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्हें तो आर या पार का रिजल्ट चाहिए था, मतलब वो हर कीमत पर आज़ादी चाहते थे। इसलिए उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ रोम में भी क्रांति जोर शोर से चल रही थी, जिसकी कमांड मैजनी ने संभाल रखी थी। वही मैजनी जो समुद्र की यात्रा के समय गैरीबाल्डी को मिले थे। रोम में बहुत धुआंधार लड़ाई चल रही थी। आप सोच भी नहीं सकते कि इस सब में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। लेकिन आज़ादी तो बिना जान दिए किसी देश को नहीं मिली। हमारे देश में भी कितने ही लोग लड़कर शहीद हुए, तब जाकर इन फिरंगी गोरों ने हमारे देश का पीछा छोड़ा। खैर, हमारी आज़ादी की लड़ाई की कहानी किसी और दिन सुनेंगे। अभी गैरीबाल्डी की क्रांतिकारी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैजनी और गैरीबाल्डी आज़ादी की इस लड़ाई में एक दूसरे के साथी थे। इसलिए रोम में जब कंडीशन बिगड़ी तो गैरीबाल्डी मैजनी का साथ देने के लिए रोम आ गए और इस क्रांति में मैजनी की जीत हुई और इस तरह रोम एक गणराज्य बन ही गया। गैरीबाल्डी और मैजनी के कारण रोम गणराज्य की सफलता फ्रांस के पोप से हजम नहीं हो रही थी। इसलिए फ्रांस के पोप ने रोम गणराज्य पर हमला कर दिया। गैरीबाल्डी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। इसलिए गैरीबाल्डी ने फ्रांस की सेना के साथ जमकर लड़ाई की। लेकिन एक के बाद एक लड़ाई लड़कर गैरीबाल्डी की आर्मी थक चुकी थी। इतनी बड़ी फ्रांसीसी आर्मी से लड़ना मुश्किल था और इस लड़ाई में गैरीबाल्डी की हार हुई। इसलिए एक समझदार सैनिक की तरह अपनी प्लानिंग को बदलते हुए गैरीबाल्डी ने दक्षिण अमेरिका की तरफ भागना ही ठीक समझा, क्योंकि इस लड़ाई को जीतने के लिए उनका जिंदा रहना सबसे ज़रूरी था और फिर साधनों और आर्मी के बिना लड़ना भी संभव नहीं था। इसलिए गैरीबाल्डी ने अमेरिका में 6 साल रहकर पैसा इकट्ठा किया और 1854 में वापस इटली लौट आए और यहाँ आकर गैरीबाल्डी ने सार्डिनिया के पास परेरा नाम का एक टापू खरीदा और कुछ दिन शांति से वहाँ रहने लगे। लेकिन ये तूफान के पहले की शांति थी। असल में उन्हें किसी की तलाश थी, किसी सही साथी की, और उनकी ये तलाश तब पूरी हुई जब उनकी मुलाकात कैबूर से हुई। कैबूर इटली की आज़ादी के तीसरे हीरो थे। कैबूर भी अपनी आंखों में वही सपना लिए बैठे थे जो सपना गैरीबाल्डी की आंखों में था। और इस तरह इटली की आज़ादी के लिए गैरीबाल्डी और कैबूर मिलकर फ्रांसीसियों को मुंह तोड़ जवाब देने लगे, क्योंकि फ्रांस के पोप ये जानते थे कि जिस दिन इटली के सभी राज्य एक हो गए उनका राज खत्म हो जाएगा। इसलिए वे इटली के राज्यों को मिलने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए इटली के राज्यों को मिलाकर आज़ाद इटली बनाने के सपने को पूरा करने के लिए गैरीबाल्डी ने कैबूर के साथ मिलकर फिर से रेड शर्ट नाम की एक मजबूत सेना बना ली थी। गैरीबाल्डी की जगह अगर कोई और होता तो सब कुछ खत्म होने के बाद शायद हार कर चुप बैठ जाता। लेकिन गैरीबाल्डी इन 6 सालों में एक पल के लिए भी अपने सपने को नहीं भूले।
जीरो से शुरू कर फिर से एक आर्मी खड़ी कर ली और 1860 तक इटली के सारे राज्य फ्रांसीसियों से आज़ाद करा लिए गए। इटली के लोगों की नज़रें गैरीबाल्डी पर थी कि अब गैरीबाल्डी क्या करते हैं। गैरीबाल्डी ने इटली के सभी जीते राज्यों को एक करने के लिए लोगों से उनकी सहमति मांगी और उन्हें लोगों का पूरा सपोर्ट मिला और इस तरह इटली के सभी राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य बन गए। कुछ लोगों को लग रहा था कि अब गैरीबाल्डी खुद इटली का राजा बन बैठेगा, लेकिन गैरीबाल्डी ने इस संयुक्त इटली का राजा विक्टर इमैनुअल को बनाकर इन लोगों का मुंह बंद कर दिया। और हाँ, अगर गैरीबाल्डी चाहते तो वो खुद भी राजा बन सकते थे और लोग खुशी खुशी उनको राजगद्दी पर बैठाते, लेकिन गैरीबाल्डी एक देशभक्त थे। उन्होंने देश की आज़ादी का सपना देखा था, आज़ाद देश का राजा बनने का नहीं। इस तरह गैरीबाल्डी ने अपना पूरा जीवन अपनी ज़मीन और वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने में लगा दिया। आज़ादी के बाद गैरीबाल्डी ने अपने लिए शांति का जीवन चुना। वैसे भी जिसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी लड़ाई में निकली हो, उसके लिए शांति से बढ़कर और क्या हो सकता है। इटली की जनता आज भी उन्हें आधुनिक इटली के गॉडफादर के रूप में मैजनी और कैबूर के साथ हमेशा याद करती है। इटली के लोगों ने उनकी याद में उनका एक स्मारक भी बनवाया। ऐसे ही होते हैं असली हीरो, जो बिना किसी मतलब, बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं और हमें ऐसे ही साहसी लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद।